नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। और इसमें हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हमारा जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन मतलब अलग अलग चीज़ों का छपना, उसी को हम लोग पब्लिकेशन कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आखिर नए नए चीज़ क्या इसमें छप रहे थे, क्या क्या नया फॉर्म हमारा इसमें चीज़, मतलब नए नए चीज़ें हमारे इसमें क्या छप रहे थे किताबों के दुनिया में, प्रिंट को लेकर क्या क्या चीज़ें छप रहा था, सब कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग ये रहेगा कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग प्लेस, यानी कि जब हमारा 19th सेंचुरी खत्म हो गया पूरी तरीके से, उसके बाद एक नया विजुअल कल्चर देखने को मिला। विजुअल कल्चर मतलब जहां भी आप नज़र दौड़ाते आपको वहीं पे प्रिंटेड मटेरियल देखने को मिल जाता। इसके पहले तक केवल किताबें छपते थे, किताबों में पिक्चर दिखता था, लेकिन 19th सेंचुरी खत्म होने के बाद जैसे हमारा 20th सेंचुरी आया, वैसे ही आपको मतलब आप जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं आपको वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर ये सब दिख जाते हैं। वहीं से हमारा चीज़ छपना चालू हो चुका था। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ 19th सेंचुरी खत्म होते होते तक एक किस तरीके से एक विजुअल कल्चर हमारा शेप ले चुका था, तो उसके बारे में कैसे डिफाइन करेंगे देखा जाए। पॉइंट कहा गया इसमें सबसे पहला कि द प्रिंटिंग प्रेस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द विजुअल इमेजेज। विजुअल इमेजेज का मतलब हो गया कि जिस इमेज को हम लोग आँख से आराम से देख पाएंगे, यानी कि अब इस ऐसा दौर आ चुका था जिसमें प्रिंटिंग मतलब जिसके दौरान प्रिंटिंग प्रेस में केवल किताबें नहीं छपते थे, न्यूज़पेपर नहीं छपते थे, बल्कि अब बड़े लेवल पे इमेज भी छपते थे। बड़े राजा का इमेज, बड़े आदमी का इमेज, इस प्रकार का इमेज वहाँ पे छपता था। ठीक है, तो ये क्या है एक तरीके से विजुअल इमेज ही तो है, मतलब विजुअल कल्चर ही तो है। विजुअल कल्चर मतलब आप चीज़ों को देख के आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस केवल और केवल अब न्यूज़पेपर नहीं छापता था, बल्कि किताब नहीं छापता था, बल्कि ये सब चीज़ तो ये छापता ही था, साथ ही साथ अब बड़े लेवल पे ये इमेज भी छापता था। ठीक है, आगे विजुअल इमेजेस कुड बी इजीली रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपीज, यानी कि बड़े लेवल पे विजुअल इमेज को भी छापा जाने लगा प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। पेंटर लाइक राजा रवि वर्मा हैड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन डेवलपिंग प्रिंटिंग्स इन इंडिया। राजा रवि वर्मा हमारे इंडिया के बहुत बड़े कलाकार आदमी थे, मतलब पेंटिंग की दुनिया में इनका पेंटिंग जो है ना आज भी आपको इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े म्यूजियम है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इनका जो पेंटिंग है, इनका पेंटिंग होता बड़ा सिंपल है, लेकिन वो बहुत गहरे बातों को कह रहा होता है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया है। तो जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया उस समय पे इंडिया के अंदर प्रिंटिंग को, मतलब इमेज को बढ़ावा देना। इन्होंने अलग अलग प्रकार के इमेज बनाए और फिर उस इमेज को छापा गया प्रिंटिंग प्रेस में, बड़े बड़े दीवारों पे छापे गए, मतलब उसको साटा गया। तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इंडिया में इमेज को फैलाने में। ठीक है, आगे ही प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन, यानी कि ये जो भी इमेज बनाते थे उसको प्रिंटिंग प्रेस में ले जाके मल्टीपल कॉपीज को निकाला जाता था और मार्केट में वो देखने को आपको मिल जाता था पूरे मार्केट में। ठीक है, बाय द 1870s कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वेयर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। अच्छा, कार्टून जो हम लोग आज देखते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप न्यूज़पेपर यदि उठाते होंगे कभी, तो न्यूज़पेपर का जो पहला वाला पेज होता है ना, उसके ऊपर में आप देखते होंगे किसी भी लोगों का आदमी है ना, मतलब किसी भी आदमी का पिक्चर बना रहता है, लेकिन वो भी कार्टून के रूप में। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर का जो सबसे पहला वाला पेज होता है उसके ऊपर में साइड में कोने में या तो किसी खिलाड़ी का पिक्चर बना हुआ है कार्टून के रूप में, या फिर किसी नेता का बना हुआ है, या फिर किसी फिल्म स्टार का बना हुआ है। तो जो कार्टून का परंपरा है ये आज से नहीं है, उसी समय से कार्टून का परंपरा है। तो वहाँ पे कार्टून भी छपते थे हमारे। ठीक है, आगे न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, कॉमिक्स में, किताबों में कार्टून्स भी छपते थे भाई। और चूँकि कार्टून बच्चों को आज ही नहीं बल्कि पहले भी पसंद था, बस फ़र्क ये था कि पहले कार्टून आपको किताबों में देखने को मिलता था, अब कार्टून आपको टीवी में, फ़ोन में, कहीं भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे some caricatures and cartoons made fun of the educated Indian and some openly criticized the imperial rule। उस समय पे जो हमारे इंडिया का दौर था, इंडिया का जो उस समय पे टाइम पीरियड था, उस समय पे कुछ ऐसे बड़े आदमी इंडिया के अंदर जो पढ़े लिखे थे लेकिन हरकतें बड़ा गंदा करते थे, उनका कार्टून भी बनाया जाता था ताकि उनको एक आईना दिखाया जा सके उसके कार्टून को बना के। ठीक है, उसी प्रकार से इंपेरियल रूल यानी कि ब्रिटिश रूल जो हमारे इंडिया में था उसको भी हम लोग दिखाते थे कार्टून बना के, ताकि उनको एक तरीके से उसका आईना दिखे उसको, कि हाँ भैया आपका ना कार्टून के रूप में हम लोग पिक्चर बना रहे हैं, मतलब कि आप गलत काम कर रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, आगे मास प्रोडक्शन ऑफ विजुअल इमेजेस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो हुआ क्या, बहुत सिंपल सा बात यहाँ पे कहा गया है
कि जिस तरीके से किताब बड़े लेवल पे छपता था प्रिंटिंग प्रेस में, तो उसका प्राइस क्या हो जाता था, बहुत ही कम हो जाता था। उसी प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस में अब क्या होने लगा था, इमेज छपने लग गए थे, तो उनका भी प्राइस घट गया। यानी कि इमेज भी उस समय पे आपको मार्केट में बहुत ही कम पैसे में मिल जाते थे। और शायद आप लोगों ने वो दौर देखा है कि नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने वो दौर देखा है कि हम लोग क्या करते थे, अपने गाँव में मेला लगता था, मेले में जाते थे और कोई पिक्चर अच्छा पसंद आ गया तो उसको खरीद के लेकर आते थे और घरों में उसको हम लोग कांटी से ठोक के उसको दीवार में चिपका देते थे। तो ये एक तरीके से क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट में उस समय पे भी और आज भी इमेज का जो क्रेज है वो पहले भी था और आज भी है। बात समझ में आ रही है? भले आज आपके पास स्मार्टफोन है, लेकिन घरों में एक जो इमेज लगाना होता है किसी चीजों का, वो उसका बात ही अलग होता है। ठीक है, तो बड़े लेवल पे जब हमारे इमेज छपने लग गए तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक घट गया। सो चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स वर अवेलेबल इन द मार्केट इवन फॉर द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स। वही बात हमने कहा कि कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में अलग अलग इमेज हो गए, सस्ता, बहुत सस्ता सस्ता इमेज हो गया, इतने सस्ते हो गए थे मार्केट में कि गरीब आदमी भी खरीद पाता था और इसको घरों में जाके अपना डेकोरेट कर लेता था, सजा देता था अपने घरों को पूरी तरीके से। जैसे देवी देवता का फोटो हो गया, किसी हीरो का फोटो हो गया, किसी राजा का फोटो हो गया, ये लोग मार्केट से सस्ते दाम में खरीदते थे और घर में जाके इसको सजा देते थे। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, इस तरीके से आप अल्टीमेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी के आखिरी पड़ाव में इंडिया के अंदर एक विजुअल कल्चर हमारा शेप ले चुका था। मतलब कि जहां जहां आप नजर दौड़ाते केवल आपको इमेज ही देखने को मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, इसी के अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे अपना छोटा सा, वोमेन एंड प्रिंट। इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं महिलाओं को लेकर और प्रिंट को लेकर। तो इसमें बेसिकली आपको रिलेशन बताया जाएगा किसके किसके बीच में, महिला और प्रिंट के बीच में, यानी कि महिलाओं के जीवन में प्रिंट का क्या रोल था, इनके बारे में जरा डिस्कस किया जाए। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि मैनी लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगिन एजुकेटिंग देयर वुमेन एट होम। चलो इसको ना, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इंडिया का पुराना कहावत बताते हैं। कहावत नहीं बल्कि कहानी भी है, हकीकत भी है। देखो, आज से यदि आप 150-200 साल आप पीछे चले जाओ तो इंडिया में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। यानी कि महिलाएं पढ़ना तो दूर, घर से बाहर भी कदम नहीं रख पाती थी। सोचो, तो क्या वो पढ़ पाएंगी इस हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं। और महिलाओं के लिए उस समय पे कोई स्कूल भी नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब उस समय पर, आज से 150-200 साल पहले, महिलाओं के लिए पढ़ना एक तरीके से पाबंदी था। मतलब आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, आपको अधिकार ही नहीं पढ़ने का, इस तरीके का हमारे यहाँ पे कल्चर था। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लिबरल, मतलब क्या होते हैं, कुछ आजाद, एकदम खुला सोच रखने वाले, ओपन माइंडेड, लेकिन कुछ ऐसे हस्बैंड या फिर कुछ ऐसे फादर हुआ करते थे जो अपने पत्नी या फिर अपने बाल बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की, सबको बराबर एजुकेशन देते थे। हालांकि एक तरीके से समाज में क्या था, परंपरा था कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ओपन माइंडेड हस्बैंड हो गए, ब्रदर हो गया या फिर फादर हो गया, जो कि ये चाहते थे कि मेरी बेटी भी पढ़े। तो उन्होंने क्या किया, अपने बीवी को या फिर अपने बच्चों को या फिर अपने महिलाओं को, मतलब किसी को भी जिनका सोच बड़ा ओपन था, उन्होंने अपने यहाँ पे स्त्री को पढ़ाया लिखा। फिर आगे, ऑल्सो दे सेंट देम टू स्कूल्स व्हेन वोमेन्स स्कूल्स वेर सेट अप इन द सिटीज एंड टाउन्स आफ्टर द मिड 19वीं सेंचुरी। और ये लोग इतने आज़ाद सोच वाले दिमाग के लोग वाले थे कि जब 19वीं सेंचुरी के बीच में स्कूल खुले गए, शहरों में खोले गए स्कूल, तो वहां पे भी इन महिलाओं को पढ़ने को भेजा गया। मतलब देखो, क्या हर लोगों ने भेजा अपने घर के महिलाओं को पढ़ने के लिए? नहीं, हर किसी ने नहीं। जो आजाद सोच वाले थे, जो जिनका यह मानना था कि हमारे घर की महिलाएं भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, उन्होंने केवल अपने घर के महिलाओं को या फिर अपने बेटी को या फिर अपने पत्नी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है, आगे, बट नॉट ऑल फैमिलीज वेयर लिबरल। क्या हर फैमिली लिबरल था? क्या लिबरल मतलब क्या हर फैमिली आज़ाद सोच वाला था? क्या यह हर कोई सोचता था कि हमारे घर की महिलाएं पढ़े? नहीं, हर कोई नहीं चाहता था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि चाहते थे, जिनके घर की महिलाओं ने पढ़ा भी। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्या होता है। कंजर्वेटिव हिंदूज मतलब वैसे हिंदू जो पुराने ख्याल के सोच के, मतलब पुराने ख्याल वाले लोग हैं कि हाँ, महिलाओं को पढ़ना नहीं है तो नहीं पढ़ना है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव हिंदू। ठीक है, तो वैसे हिंदू वाले लोग जो कि ये मानते थे कि नहीं, मेरे घर की महिलाओं को पढ़ना नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल, तो नहीं पढ़ते थे वो लोग। तो कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड। सोचो,
मतलब इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। इनका मानना यह था, यानी कि कुछ हिंदू जिनका कि पुराना दम ख्याल वाले लोग थे, उनका मानना यह था कि यदि लड़की पढ़ लेगी, यानी कि लड़की यदि लिटरेट हो जाती है, यदि पढ़ लेगी, तो हो सकता है कि जब उसका शादी हो तो वो विधवा हो जाए, यानी कि उसका हस्बैंड क्या हो जाए, डेथ हो जाएगा। क्या इस बात का कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। यानी कि इस बात का ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं है बिना पैनी का लोटा है एक कहावत है ना, बिना पैनी का लोटा, मतलब कुछ इसका सेंस ही नहीं बन रहा। मतलब इन लोगों का मानना है, देखो भाई जब परंपरा है तो ये लोग परंपरा पे टिकना रहना चाहते थे। इनका सिंपल सा मतलब कहना यह था कि हमारे घर की महिलाएं नहीं पढ़ेगी। और ये तर्क भी क्या देते थे? तर्क ये देते थे कि आदमी डर जाता था, यदि तुम पढ़ ली ना और तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा। और उस समय पे हस्बैंड वाइफ में बड़ा प्यार होता था, कोई भी जल्दी मरने देना नहीं चाहता था। तो कोई भी लड़की जानबूझ के भी नहीं पढ़ती थी कि चलो भाई क्या पता मेरा शादी हो, मेरा हस्बैंड मर जाए, ऐसा कुछ। और मान लो कि कभी ऐसा हो गया, अब भाई ऑब्वियस ही बात है, सोसाइटी है, तो क्या हर महिला का पति हमेशा जिंदा रहेगा उसके साथ? ये कंपलसरी है क्या? नहीं, किसी ना किसी एक्सीडेंट की वजह से तो मरना ही है। मतलब हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? मान लो किसी का मर गया, अब समाज में पहले ही कहावत है कि तुमने पढ़ा इसीलिए तुम्हारा हस्बैंड मरा, तो एक तरीके से क्या हो जाता था, ये बात थोड़ा सा और फैल जाता था। इसी तरीके से वहाँ पे एक क्रेज बन गया था कि यदि लड़कियाँ पढ़ लेंगी तो हो सकता है कि उसका जब शादी हो जाए तो उसका हस्बैंड जो होगा वो डेथ कर जाएगा। इसीलिए लड़कियों को खास करके पढ़ने का उस समय पर परमिशन नहीं मिलता था। ठीक है, आगे उसके बाद मुस्लिम्स बिलीव्ड दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस। उर्दू रोमांसेस का मतलब यहाँ पे है कि उर्दू में ना बहुत सारे ऐसे प्रेम गीत होते हैं, प्रेम कहानी होते हैं, प्रेम नाटक होते हैं। तो यदि आप, यानी कि उस प्रेम गीत को यदि मुस्लिम महिलाएं पढ़ लेंगी तो करप्ट हो जाएंगी। करप्ट का मतलब वो एक बेस्ट, मतलब अच्छी महिला वो नहीं कहलाएगी। सोचो क्या इस बात का कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। अरे भाई उर्दू में भी रोमांस वाले गाने होते हैं, मतलब कि प्रेम गीत होता है, प्रेम कहानी होता है, प्रेम नाटक होता है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। इसे पढ़ने से कोई महिला का कैरेक्टर कैसे खराब हो सकता है भाई? क्या इस बात का कोई लॉजिक आपको दिख रहा है क्या? कोई लॉजिक नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकार के ना, मतलब लोगों के सामने और समाज में ना एक तरीके से बोला जाता था कि ऐसा नहीं करना है। तो एक तरीके से आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि प्रिंट को लेकर, यानी कि पढ़ाई लिखाई को लेकर हिंदू का सोच अपना अलग था। हिंदू क्या बोलता था? हिंदू लोग ये बोलते थे कि यदि लड़की पढ़ ली तो वो विधवा हो जाएगी, यानी कि उसका जब शादी होगा तो उसका हस्बैंड मर जाएगा। ये हिंदू में सोच था। मुस्लिम में क्या सोचता? मुस्लिम में ये सोचता कि यदि मुस्लिम महिला उर्दू रोमांस के बारे में पढ़ेगी, यानी कि प्रेम गीत, प्रेम कहानी, इन सब के बारे में पढ़ेगी, तो करप्ट हो जाएगी, यानी कि उसका चरित्र खराब हो जाएगा, करेक्टर उसका खराब हो जाएगा। कोई बात इससे, मतलब इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। तो इस प्रकार से उस समय पे प्रिंट को लेकर अलग अलग विचार दिए जाते थे। ठीक है, आगे आगे अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट महिलाओं के बारे में बात हुआ है। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट महिला जिन्होंने उस समय पे बहुत अच्छा रोल प्ले किया महिलाओं को जागरूक करने में। देखो महिलाओं का तकलीफ कौन समझ सकता है? महिला ही समझ सकती है। तो महिलाओं को उस समय पे बेसिकली पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था, उनको परमिशन नहीं था। तो ये तकलीफ दूसरी महिलाओं ने भाई ऑब्जर्व किया जिन्होंने पढ़ लिख लिया था। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऐसे हमारे सामने उस समय पे महिलाएं थी जिन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया ताकि हर प्रकार की महिलाएं अपने आप को एजुकेट कर सके, पढ़ लिख सके। क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रास सुंदरी देवी के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे कैलाश वशिनी देवी के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई जी के बारे में। तो कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं राज सुंदरी देवी जी के बारे में, क्या लिखा हुआ है, इनका क्या रोल था महिलाओं को आगे बढ़ाने में। देखा जाए इन बंगाल, सबसे पहला बात तो ये कहाँ की रहने वाली थी? बंगाल की रहने वाली थी। राज सुंदरी देवी अ यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड लर्न टू रीड इन द सेक्रेसी ऑफ हर किचन। क्या कहा गया इसमें, आप इसको समझो। पहला बात तो बंगाल का बात हो रहा है। बंगाल में एक महिला है, उनका नाम है राज सुंदरी देवी। इनका शादी हो गया, मतलब बहुत ही यंग थी ये, तो इनका शादी हो गया एक कट्टर पुराने ख्याल वाले घर में, यानी कि वैसे घर में हो गया जो कि पुराने परंपराओं में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जब इनका शादी हुआ एक ऐसे घर में जहाँ पे पुराना ख्याल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो बताओ क्या इनको पढ़ने का मौका मिलेगा उस घर में? कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने छुप छुप के अपने किचन में इन्होंने पढ़ लिया, यानी कि किचन में पढ़ लिया मतलब
क्या किचन में रह के पढ़ लिया? नहीं, इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि अपने घर के कामों को देखते हुए छुप छुप के इन्होंने पढ़ाई सीख लिया, इन्होंने इनको पढ़ना आ गया। किचन का मतलब ये मत समझना कि रसोई घर में इन्होंने पढ़ना सीखा, नहीं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि घर के चार दीवारी में रह के ही इन्होंने, लेकिन सबसे छुप छुप के, क्योंकि यदि किसी को पता चलता कि ये महिला पढ़ रही है तो बताओ कितना हंगामा होता। बाहर का तो बात दूर है, घर के लोग पहले उसको बहुत मारते पीटते, है ना, पूरी तरीके से टॉर्चर करते, बेइज्जत करते। तो इन्होंने छुप के अपने घर के चार दीवारी में ही पढ़ना इन्होंने सीख लिया, इन्होंने अपने आप को एजुकेट कर लिया आगे। लेटर, बाद में क्या होता है, लेटर सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, जिनका नाम इन्होंने क्या दिया, अमर जीवन, विच वॉज पब्लिश इन 1876। लेकिन जब इन्होंने अपने आप को एजुकेट कर लिया, जब ये अच्छा खासा पढ़ लिख ली, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा साहस जुटा के ये खुद के जीवन के बारे में लिखती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और इन्होंने क्या नाम दिया, इस किताब का नाम इन्होंने क्या दिया, अमर जीवन, इन्होंने इस किताब का नाम दिया। और इनको पब्लिश कर दिया गया कब, 1876 में पब्लिश कर दिया गया। और पब्लिश करने में आपको क्या लगता है, इनको एकदम ना मतलब बहुत ज़्यादा साहस इकट्ठा करना पड़ा होगा, क्योंकि भाई आप वैसे घर में रह रहे हैं, आपका शादी वैसे घर में हुआ है जहाँ ये विश्वास है कि लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, और आप चोरी छुपे से पढ़ भी लेते हैं। पढ़ना तो ठीक था, आप किताब भी लिख देते हैं अपने जीवन के ऊपर, तो सोचो क्या इतना आसान रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। खैर, अमर जीवन इन्होंने अपना लिखा ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन के बारे में बेसिकली इन्होंने लिखा कि हमको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या महिलाओं का कंडीशन होता है, सब कुछ इन्होंने अपने किताब अमर जीवन में लिखा, ठीक है। और इनको अल्टीमेटली पब्लिश किया गया 1876 में, बाजार में आ गया 1876 में। बाजार में आने के बाद लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने पढ़ा तो बड़े लेवल पे इनका बिकना भी चालू हो गया, ठीक है। आगे, इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाली लैंग्वेज। तो इन्होंने जो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था, ये पहला ऐसा बायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी, जो कि कंप्लीट था। फुल लेंथ मतलब कंप्लीट था, अधूरा नहीं था, कंप्लीट था। दूसरी बात, पहला ऐसा ऑटोबायोग्राफी था जो कि किस लैंग्वेज में छपा था, बंगाली लैंग्वेज में। इसके पहले कोई भी लैंग्वेज में मतलब इसके पहले क्या कोई भी ऑटोबायोग्राफी बंगाली में छपा था, नहीं छपा था। तो रास सुंदरी देवी जी ने अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखा, ये ऐसा अकेला ऑटोबायोग्राफी था जो पहला बात तो कंप्लीट था, दूसरी बात ये पहला ऑटोबायोग्राफी था जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, इसके पहले बंगाली लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा रास सुंदरी देवी जी के बारे में। अब जब इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, अलग अलग प्रकार की महिलाओं ने पढ़ा, उनको भी मोटिवेशन मिला, उन्होंने भी अपना पढ़ना चालू किया। अब जब वो पढ़ेंगे तो उनके जो बाल बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो उनको भी पढ़ाना चाहेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे सुधरते सुधरते महिलाओं का कंडीशन सुधर गया, और आज हम लोग देखते हैं कि लगभग लिटरेसी रेट महिला और पुरुष दोनों का लगभग बराबर के आसपास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका नेक्स्ट है हमारा अबाउट कैलाश वशिनी देवी। अभी आपने पढ़ा रास सुंदरी देवी जी के बारे में, अब हम लोग जानेंगे कैलाश वशिनी देवी जी के बारे में, और इनमें जानेंगे कि इनका क्या रोल था। अनदर बंगाली वुमेन राइटर कैलाश वशिनी देवी wrote books highlighting the experiences of women, about how women were imprisoned at home, kept in ignorance and forced to do hard domestic labor। एक और महिला है जो कि वो बंगाल की ही है, यानी कि ये भी बंगाल की ही है, रास सुंदरी देवी और कैलाश वशिनी देवी दोनों बंगाल की हैं। इन्होंने क्या किया, कैलाश वशिनी देवी जी ने, इन्होंने भी किताब लिखा, और इस किताब में इन्होंने किस चीज़ को हाईलाइट किया, यानी कि इस किताब में इन्होंने बेसिकली महिलाओं के जीवन के बारे में लिखा है। उनमें इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से महिलाओं को घर में कैद करके रखा जाता है। उस किताब में इन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से महिलाओं को घर में इग्नोर किया जाता है। इग्नोर मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो महिलाओं से नहीं पूछना है, किसी प्रकार का काम होगा तो महिलाओं को बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने देना है, यानी कि एक तरीके से इग्नोर ही तो किया जा रहा है। ये भी बताया इन्होंने अपने किताब में, और अपने किताब में इन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से महिलाओं को घरों के हार्ड काम को करने के लिए फोर्स किया जाता है। तो बेसिकली कैलाश वशिनी देवी जी ने पूरी तरीके से महिलाओं के जीवन के बारे में ही किताब लिखा था, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, एक तरीके से इससे एक तरीके का महिलाओं के बीच में अच्छा मैसेज जा रहा था, और वो भी जान रही थी कि कोई महिला है जो कि हमारे जीवन के बारे में लिख रही है, तो इनको मोटिवेशन मिलता था, इनको लगता था कि हम भी क्यों ना पढ़ें भाई, जब सब पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। इन दोनों के बारे में एक ही लाइन में हम लोग बात कर लेंगे। इन 1880s इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, आज ये दोनों कहाँ से बिलोंग करती थी,
महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, जिसको हम लोग आज महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई रोड अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वुमेन स्पेशली विडोज। तो ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जी ने, इन दोनों ने भी महिलाओं के जीवन के बारे में ही लिखा है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा जो हाईलाइट किया है वो हाईलाइट किया है अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में। यानी कि हिंदू वुमेन है पहला बात, लेकिन किस कास्ट से? अपर कास्ट से। तो इन्होंने ये लिखा है कि अपर कास्ट के हिंदू लोगों महिलाओं को, यानी कि अपर कास्ट हिंदू महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने घरों में, और खास करके इन्होंने उनके बारे में लिखा है जो कि विधवा महिला है, जो कि जिनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं। और उस समय पे ना आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस समय पर जिस भी पत्नी का हस्बैंड डेथ कर जाता था, समाज के लोग उसी महिलाओं को गाली देते थे कि पक्का इसी महिला में कुछ खराबी है जिसके वजह से इसका हस्बैंड डेथ कर गया। अरे भाई, कुछ भी कारण हो सकता है मरने का, आप महिला को क्यों दोष, मतलब महिलाओं को आप दोष क्यों दे रहे हैं भाई? उन्होंने थोड़ी मारा उसको, लेकिन पहले ना ऐसा ही परंपरा था कि पक्का इसी में कुछ गलती रहा होगा, इन्हीं के वजह से इसका हस्बैंड डेथ कर गया। तो पहले जो विधवा महिला हो जाती थी, जिनके हस्बैंड डेथ कर जाते थे, उनको समाज में आंख उठा के जीने का भी अधिकार नहीं था। सोचो, वो जीना तो चाहती थी लेकिन लोग जीने नहीं देते थे। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक हाई कास्ट हिंदू महिला को, और खास करके यदि वो विधवा है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इन दोनों ने लिखा है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जी ने। कोई डाउट नहीं इसमें। चलो, इस तरीके से आपने 4 महिलाओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, और महिलाओं के जीवन के बारे में इन चारों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन इंडियन वुमेन। अब आपने ये तो देख लिया कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले, लेकिन अब आप इसमें ये देखो कि महिलाओं के जीवन के ऊपर प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। जरा देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा। राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन एंड दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन रीडर्स। अब देखो, अब हर आदमी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर कोई किसके बारे में लिख रहा है? महिलाओं के जीवन के बारे में लिख रहा है। तो अब महिलाओं के जीवन के बारे में किताब लिखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि महिला नहीं पढ़ेंगी उसको? बिल्कुल पढ़ेंगी भाई। उनको पता है कि हमारे जीवन के बारे में लिखा जा रहा है, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, महिलाओं का जो संख्या है वो बढ़ गया। किस रूप में? रीडर के रूप में। यानी कि अब ज़्यादा महिलाएं पढ़ रही थी किताबों को, और ये जान रही थी कि आखिर हमारे जीवन के बारे में क्या कुछ किताबों में लिखा जाता है। तो महिलाओं का संख्या यहाँ पे बढ़ गया रीडर के तौर पे, यानी कि ज़्यादा महिला यहाँ पे पढ़ रही थी। आगे, वुमेन गेट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड मैनी वुमेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर सेटअप। अब जैसे जैसे वुमेन अपने आप को एजुकेट करती चली गई, उनका एजुकेशन में जो जिज्ञासा था वो बढ़ता चला गया, यानी कि उनका एजुकेशन में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे वुमेन का एजुकेशन में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इन तमाम प्रकार की चीज़ों को देखते हुए महिलाओं के लिए अलग स्कूल, अलग कॉलेज भी खोले गए, ताकि महिलाएं वहाँ पे आ सकें और पढ़ सकें। ठीक है, आगे, मैनी जर्नल्स स्टार्टेड एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। बहुत सारे उस समय पे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स ऐसे छापे गए जिसमें ये लिखा गया था कि महिलाओं को एजुकेट करना क्यों जरूरी है, यानी कि महिलाओं के एजुकेशन के बारे में वहाँ पे लिखा जाता था। लगभग हर किसी को समझ में आने लगा था, मतलब हर किसी को अब समझ में आने लगा था कि महिलाओं को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको भी बराबर अधिकार है भाई। आगे, राज सुंदरी देवी, कैलाश बसिनी देवी, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई, ये चारों वही नाम है जो आपने अभी ऊपर में भी आपने पढ़ा। वेयर सम ऑफ द प्रोमिनेंट वुमेन राइटर्स। ये जो कुछ ऐसे महिलाएं हैं, ये आगे चल के इतना बड़ा राइटर ये क्यों बन पाई, यानी कि इतने बड़े राइटर इसलिए बन पाए क्योंकि किसका रोल था? प्रिंट का रोल था भाई। इनके घर में किताब आया, इनको पढ़ने को मिल गया तो इन्होंने पढ़ लिया। ठीक है, आगे, दे रोड एक्सटेंसिवली अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन। इन चारों ने मिलके वुमेन के लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये जो आप लिख पा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर पा रहे हैं, महिलाएं पढ़ पा रही हैं, सीधा सा यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है किसका? प्रिंट का रिलेशन दिख रहा है, सिंपल सा है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास प्रिंटिंग था। नहीं रहता ना प्रिंटिंग तो महिलाएं पढ़ भी नहीं पाती उस समय पे। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पैक्ट प्रिंट का वुमेन के ऊपर। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट है, देख लेते क्या है। द जर्नल्स रिटन बाय वुमेन became very popular in which women's education,
विडोहुड, विडो रीमैरिज एटसेट्रा वेयर डिस्कस्ड। यानी कि वैसे जर्नल्स, वैसे मैगजीन्स जिसमें वोमेन के बारे में लिखा जाता था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि उन जर्नल्स में, उस मैगजीन में किस चीज़ों के बारे में लिखा जाता था? वोमेन के एजुकेशन को लेकर लिखा जाता था। विडोहुड यानी कि विधवा महिला किस तरीके से समस्याओं का सामना करती है समाज में, उनके बारे में लिखा रहता था। विधवा महिला शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती, यानी कि उनके रीमैरिज के ऊपर भी बात होता था। तो जितने भी किताब उस समय पे महिलाओं के जीवन के ऊपर लिखा जाता था वो तुरंत पॉपुलर हो जाता था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, पॉपुलर होना भी चाहिए था क्योंकि महिलाओं के जीवन के बारे में लिखा जा रहा है। आगे इन पंजाब के यदि हम लोग बात करें तो राम चड्ढा पब्लिश्ड स्त्री धर्म विचार टू टीच वोमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। पंजाब का बात करें तो पंजाब में एक आदमी का यहाँ पे जिक्र हुआ है, राम चड्ढा। इन्होंने एक किताब छापा जिसका नाम क्या था? स्त्री धर्म विचार। इस किताब में इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से महिला एक अच्छी वाइफ बन सकती है, यानी कि एक महिला किस तरीके से अपने आप को निखारने के साथ साथ कैसे वो एक अच्छा वाइफ बन सकती है, इसके बारे में इन्होंने अपने किताब स्त्री धर्म विचार में बताया है। आगे द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड चीप बुकलेट्स विथ अ सिमिलर मैसेज। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, ये सोसाइटी ने क्या किया? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ लोग होंगे। इन्होंने भी बहुत सारे किताब छापे, सस्ते सस्ते किताब छापे, और उन किताब में भी वही चीज़ लिखा गया था वुमेन के बारे में, बेसिकली कि वुमेन किस तरीके से अपने आप को निखार सकती है, किस तरीके से वुमेन अपने आप को एक अच्छा वाइफ बना सकती है। ठीक है, यही सब इसमें हमारा लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब एक हेडिंग हम लोग और क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हेडिंग रहेगा आपका बटाला प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन बंगाल। तो बंगाल में हमारा एक जगह पड़ता है, उसका नाम क्या था? बटाला। तो बटाला भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है प्रिंटिंग को डेवलप करने में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में। देखा जाए, बटाला बेसिकली प्लेस का नाम है, इस बात को आप याद रखिएगा। बटाला वॉज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। बेसिकली जो बटाला है वो पॉपुलर बुक्स के प्रिंटिंग के लिए ही जाना जाता है। इसका सिंपल सा मतलब होगा कि बटाला में बहुत सारे किताब छापे जाते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, इसी मतलब बटाला का जो पहचान बढ़ा ना वो पॉपुलर बुक से ही बढ़ा। ठीक है, आगे बहुत अच्छे अच्छे किताब यहाँ पे छपते थे। हियर चीप एडिशंस ऑफ रिलीजियस ट्रैक्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स आर अवेलेबल। बटाला में बहुत ही सस्ते सस्ते किताब मिल जाते थे, चाहे वो धर्म के ऊपर बात हो, चाहे वो किसी स्क्रिप्चर मतलब कि किसी अलग चीज़ों के बारे में, मूर्ति के बारे में, या फिर किसी प्लेस के बारे में किताब हो, हर प्रकार का किताब आपको यहाँ पे मिल जाता था, इजिली अवेलेबल हो जाता था। A lot of these books were illustrated with wood cuts and color lithographs। इसमें यहाँ पे जो किताब मिलते थे उस किताब में बहुत अच्छा डिजाइन किया रहता था। ऐसे डिजाइन किया रहता था जैसे कि वो लकड़ी से बनाया गया हो, लकड़ी प्रकार का डिजाइन इस तरीके का होता था। और वुड कट एंड कलर लिथोग्राफ्स, बेसिकली कलर का भी उसमें बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल होता था बुक में। तो बटाला इसी के लिए फेमस था। पेडलर्स took the बटाला publications to their homes, enabling women टू रीड दैम इन देयर लेजर टाइम। तो बेसिकली जो पैडलर हुआ करते थे, पैडलर बटाला में जो किताब छपते थे, सस्ते सस्ते किताब, उसको अपने झोले में भरते थे और गांव गांव जाके बेचते थे, और लोग उसको खरीदते भी थे, और खरीदने के साथ साथ अपने घर में जो महिला है उसको वो लोग बताते भी थे, पढ़ाते भी थे कि तुम इसको अपने खाली समय में पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से बटाला एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया प्रिंटिंग को बढ़ाने में इंडिया के अंदर, वुमेन को एजुकेट करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारा एक और लास्ट टॉपिक बचता है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंट को लेकर और गरीब आदमी को लेकर, पुअर पीपल को लेकर। क्या इसमें कहा गया, जरा देखा जाए। वेरी चीप स्मॉल बुक्स वेर ब्राउट टू मार्केट्स अलाउइंग पुअर पीपल टू बाय देम। अब चूंकि देखो इंडिया में भी क्या हो रहा था, प्रिंटिंग आ चुका था, महिलाएं पढ़ रही थी, हर प्रकार के लोग पढ़ रहे थे, महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज सब चीज़ खोला गया। तो जैसे जैसे इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारा इंप्रूव होता चला गया, वैसे वैसे सस्ते किताब इंडिया में छपने लग गए, और मार्केट भी पूरी तरीके से बढ़ गया आपका सस्ते किताबों से। ठीक है, और इतने सस्ते किताब थे कि गरीब आदमी भी उसको आराम से अफोर्ड कर पाता था और उसको घर पे जाके पढ़ पाता था। आगे पब्लिक लाइब्रेरीज वेर सेट अप टू एक्सपेंड द एक्सेस टू बुक्स। मान लीजिए कि अभी भी यदि कोई आदमी किताब नहीं खरीद पाता है तो उनके लिए पब्लिक लाइब्रेरी खोल दिया गया, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे किताब रहेंगे और अपने खाली समय में आप आओ, वहाँ पे बैठो, पढ़ो और फिर किताब वहीं पे रख के चले जाओ।
तो लोग अपने आप को एजुकेट कर सके उसके लिए लाइब्रेरी भी खोल दिया गया आगे। दीज लाइब्रेरीज वे आर मोस्टली लोकेटेड इन सिटीज एंड टाउन्स एंड इन प्रॉस्पेरस विलेजेस। तो ये जो बेसिकली लाइब्रेरी खोले जाते थे, ये लाइब्रेरी ज़्यादातर बड़े बड़े टाउन सिटीज़ में होते थे, और ख़ास करके वहाँ पे भी जो कि शहर थोड़ा सा मतलब जो वो गांव जो कि थोड़ा सा प्रॉस्पेरस होता था। प्रॉस मतलब प्रसिद्ध गांव हो गया, उसी प्रकार से टाउन हो गया, सिटी हो गया, वहाँ पे लाइब्रेरी खोले जाते थे ताकि लोग वहाँ पे आके पढ़ सके जिनके पास पैसा नहीं है। उसके बाद पुअर पीपल वेयर फेसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे ना उस समय पे इंडिया में एक बड़ा ही खराब सिस्टम था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इंडिया के अंदर। मतलब कि इंडिया में उस समय पे कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट इस प्रकार का बड़ा सिस्टम था उस समय पे। खैर इसमें होता क्या देखो, फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले रोड अबाउट द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज गुलामगिरी 1871। तो इस इंडिया में इस लेवल पे कास्ट सिस्टम था, मतलब इंडिया में उस समय पे कास्ट सिस्टम इतना भयंकर था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट को देखना नहीं चाहता था, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने जो ज्योतिबा फुले जी हैं, इन्होंने ठान लिया कि कास्ट सिस्टम को इंडिया से ख़त्म कर देना है। तो कास्ट सिस्टम के बारे में यानी कि जो अन्याय सहना पड़ता है लोअर कास्ट के लोगों को, इन्होंने लिखा अपने किताब गुलामगिरी में, जो कि कब लिखा था इन्होंने 1871 में लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोला, फिर बी आर अम्बेडकर बोलो। बी आर अम्बेडकर एंड ए.वी. रामास्वामी नायकर wrote on caste system and their writings were read by people all over India। तो भीमराव अम्बेडकर हो गए, इधर ए.वी. रामास्वामी नायकर हो गए, इन सभी ने भी इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम था इनके ऊपर भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लिखा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम के ऊपर लिखा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए इनके ऊपर इन्होंने लिखा है। और इन्होंने जो लिखा पूरे इंडिया के लोगों ने उसको पसंद किया। ठीक है, क्योंकि गलत तो लिखा नहीं है इन्होंने, बिल्कुल सही लिखा था। आगे काशी बाबा अ कानपुर मिल वर्कर रोड छोटे और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। तो उस समय पे इंडिया के अंदर जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट में जो भेदभाव होता था उसको भी बताने के लिए काशी बाबा ने लिखा है। काशी बाबा कहाँ के थे? कानपुर के थे, और एक मिल वर्कर थे, यानी कि मिल में काम करते थे। तो इन्होंने अपना किताब लिखा है, इनके किताब का नाम क्या था? छोटे और बड़े का सवाल। यहाँ पे छोटे किसके लिए हैं? लोअर कास्ट के लिए, और बड़े कौन? अपर कास्ट के लिए। ठीक है ना? तो छोटे और बड़े का क्या सवाल है, उनमें क्या भेदभाव है, किस तरीके से लोग भेदभाव करते थे उस समय पे, उनके बारे में यहाँ पे लिखा था। काशी बाबा ने लिखा था इसको 1938 में। ठीक है, आगे उसके बाद द पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर हु रोड अंडर द नेम्स ऑफ सुदर्शन चक्र बिटवीन 1935 एंड 1955 were brought together and published in a collection called सच्ची कविताएं। यानी कि कानपुर में और भी बहुत सारे मिल वर्कर थे काशी बाबा की तरह ही, इन सभी ने भी बहुत सारे किताब लिखे हैं, बहुत सारे बेसिकली इन लोगों ने बहुत सारे कहानी लिखे हैं, कविताएं इन लोगों ने लिखे हैं। किस नाम पर? सुदर्शन चक्र के नाम पर इन्होंने लिखे हैं। और सभी के कहानी को, कविताओं को एक जगह पर कलेक्ट करके पब्लिश किया जाता है। किस नाम से? सच्ची कविताएं के नाम से। याद रखिएगा, इन लोगों ने जो कहानी कविता लिखा है वो सब के सब सुदर्शन चक्र के नाम पे लिखा है, लेकिन इन सब को इकट्ठा करके किस में पब्लिश किया गया? कविता का नाम सच्ची कविताएं में इन्होंने, यानी कि कविता को एक जगह पे इकट्ठा किया गया और उनका नाम दे दिया किताब का सच्ची कविताएं, और उसको मार्केट में पब्लिश कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे, और ये टॉपिक हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग अपना चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।